लेखपाल पार्ट टेस्ट 3। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का सर्वोच्च प्राथमिकता क्या थी? कृषि थी। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक थी। यह योजना हैरोल्ड नोमर मॉडल पर आधारित थी। देश के कृषि विकास को प्राथमिकता दी। प्रथम पंचवर्षीय योजना को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अर्थशास्त्री के.एन. राज को इस योजना के वास्तुकार के रूप में जाना जाता था। सरकार के लिए अर्ध सफल रहा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक था। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। देश के औद्योगिक विकास को प्राथमिकता दी। इस योजना के दौरान भारत के दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल और भिलाई, छत्तीसगढ़, राउरकेला, उड़ीसा संयंत्र का संयोजन किया गया। महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। 1956। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 तक। इस योजना का दो मुख्य उद्देश्य थे: स्थिरता के साथ विकास और आत्मनिर्भरता की प्रगतिशील उपलब्धि। 1971 का भारत पाक युद्ध इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। इस योजना के दौरान ऑपरेशन बाढ़ शुरू की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1979 तक कृषि, उद्योग और खानों की प्राथमिकता दी गई। इस योजना का मसौदा तैयार कर डी.पी. धर ने शुरू किया था। इस योजना के दौरान शुरू किया गया 20 सूत्री कार्यक्रम गरीबी दूर करना और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। 5 वर्षीय योजना 20 सूत्री कार्य। छठवीं पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 तक। उद्देश्य विस्तारित अर्थव्यवस्था की स्थितियां बनाकर गरीबी की समस्या पर सीधा हमला। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई थी। छठवीं पंचवर्षीय योजना के तहत। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 1997 तक मानव संसाधन के विकास को प्राथमिकता दी गई। भारत के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत। नई आर्थिक नीति पेश की गई। उत्तर प्रदेश 1 बीघा के बराबर है 3025 वर्ग गज। उत्तर प्रदेश 1 बीघा 3025 वर्ग गज के बराबर होता है। बीघा उत्तर भारत में भूमि के क्षेत्रफल को मापने की एक बड़ी इकाई। एक बीघा का आकार लगभग अलग अलग स्थानों पर अलग अलग होता है। उत्तर प्रदेश में अन्य महत्वपूर्ण भूमि: 1 बीघा 55 × 55 गज या 3025 वर्ग गज। 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा। 1 गज इलाही बराबर 33 इंच। 8 बीघा बराबर 5 एकड़। 1 लत्था बराबर 99 इंच या 8 फीट 3 इंच। इकाई बराबर है 1 बीघा 20 कट्ठा। 1 कट्ठा 20 धूर। 1 धूर 16.93 वर्ग मीटर। 1 कनवा 1/16 धूर। 1 कनई 1/16 कनवा। निम्नलिखित में से किस शहर में सामाजिक, वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र है? प्रयागराज। सामाजिक, वानिकी और पारिस्थितिकी पुनर्वास केंद्र की स्थापना 1992 में प्रयागराज, इलाहाबाद में की गई थी। ICFRE देहरादून की छत्रछाया में एक उन्नत केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। उद्देश्य पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तरीय बिहार और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में सामाजिक, वानिकी, पर्यावरण पुनर्वास के क्षेत्र में पेशेवर उत्कृष्टता और पोषण और खेती करना है। मुख्य जिम्मेदारी में से एक स्थल विशिष्ट सामाजिक, कृषि और कृषि वानिकी मॉडल का विकास, प्रदर्शन ताकि दूसरों के लिए बीच में वृद्धि और नियंत्रण की जा सके। नरेगा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? सन 2006 में। राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी नरेगा सन 2005 के तहत सन 2006 में शुरू की गई थी। बाद में नरेगा संशोधन नियम सन 2009 के माध्यम से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है। इसी क्षेत्र में रहने वाले स्वेच्छा से काम करने के इच्छुक लोगों को कम से कम 100 दिनों की शारीरिक अकुशल श्रम की गारंटी देता है। यह सरकार
ऐसे व्यक्ति को उनके आवेदन के 15 दिनों के भीतर काम प्रदान करने में सक्षम नहीं है तो व्यक्ति को रोजगार भत्ते का हकदार है। किस राज्य ने राज्य में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए CMAPS YUBA योजनाएं शुरू की हैं? उत्तर प्रदेश। बजट स्तरीय के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए CMPAS और YUBA जैसी 2 योजनाएं विकसित की है। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम। मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम स्कीम के तहत राज्य के युवाओं को ऑन जॉब प्रशिक्षण और रोजगार प्रदान किया जाएगा, जिसमें वजीफा भी दिया जाएगा। युवा उद्यमिता विकास अभियान। युवा उद्यमिता विकास योजना हब की स्थापना की है, जिसमें युवा कौशल विकास मिशन के तहत 2 लाख युवाओं को प्रशिक्षित प्रदान किया जाएगा। योजनाओं के लिए क्रमशः 100 करोड़ रुपये और 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। यह कदम निश्चित रूप से यूपी में रोजगार के क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जहां इतने बड़े राज्य की नौकरी की कमी है। वे फसल जो भूमि को पाड़ और जड़ से ढकने के माध्यम से कटाव से मिट्टी की सुरक्षा करने में सक्षम है को कहते हैं। सुरक्षा फसलों के रूप में भी जाना जाता है। फसलों की कटाई करें। स्ट्रिप क्रॉपिंग खेती की एक विधि है जिसमें लंबी संकीर्ण में विभाजित खेत की खेती करना शामिल है, जिसे फसल प्रणाली में वैकल्पिक किया जाता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब ढलान बहुत अधिक खड़ी हो, जब मिट्टी के कटाव को रोकने का वैकल्पिक तरीका न हो। एवेन्यू की फसलें ऐसी फसलें खेत की सड़कों और बाढ़ के साथ उगाई जाती हैं। अरहर दाल, ग्लिसराइडिया, सीसल आदि। अंतर फसलें इंटरक्रॉपिंग एक ही खेत पर एक साथ 2 या अधिक फसलें उगाई जाती हैं, फसलों की जाती है। सुरक्षा फसलें लीचिंग या मिट्टी के कटाव को रोकने या हरी खाद प्रदान करने के लिए मुख्य फसलों के बीच एक फसल उगाई जाती है, जिसको लीचिंग या मिट्टी कटाव उसको बोला जाता है क्या? सुरक्षा फसलें बोला जाता है। उत्तर प्रदेश का कुल बुआई क्षेत्रफल कितना है जिस पर कृषि की जाती है? 165 लाख हेक्टेयर। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने उल्लेख किया कि उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए उपलब्ध कुल क्षेत्रफल 242 लाख हेक्टेयर है। वित्त मंत्री ने उत्तर प्रदेश कृषि के लिए उपलब्ध कुल, जिसमें से केवल 165 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर ही बुआई की जाती है, यानी कि न्यून उपयोग। 2021-22 के लिए राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर हासिल करने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जिसे प्राप्त करने के लिए सरकार ने खाद्य उत्पादन के लिए 644 लाख मीट्रिक टन और खाद्य तेल उत्पादन 13 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक अन्याय पंचायत में कितने चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय स्थापित करने का राज्य के प्रत्येक अन्याय पंचायत में चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? 2 चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास मंत्रालय सचिवालय स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के प्रत्येक अन्याय पंचायत में चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना 21-22 के बजट में 10 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यह राज्य की न्याय प्रणाली को बढ़ावा देने और अदालतों में मामलों की संख्या को कम करने के लिए कदम है। पंचायत प्रणाली कामकाज को भी बढ़ाएगा। भारत की अधिकांश जनसंख्या गाँव में निवास करती है, इसलिए यह एक स्वस्थ
पंचायत प्रणाली भारत में एक स्वस्थ लोकतंत्र की कुंजी है। न्यायालय पंचायतों में भारत की पंचायती राज व्यवस्था की इकाई मानी जाती है। यह न्यायालय देश के गांव जिला स्तर पर कार्य करते हैं और इस प्रकार भारतीय न्यायपालिका का सबसे बुनियादी स्तर माना जाता है। उत्तर प्रदेश के गांवों में हर घर में पाइपलाइन का पानी पहुंचाने के लिए यूपी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन ग्रामीण चलाया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य किस वर्ष तक 100% व्याप्ति क्षेत्र प्राप्त करना है? 22। उत्तर प्रदेश गांव में हर घर में पाइपलाइन का पानी पहुंचाने के लिए यूपी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन चलाया जा रहा है। इस योजना का लक्ष्य सन 2022 तक 100% व्याप्ति क्षेत्र प्राप्त करना है। जल जीवन मिशन सन 2021-22 50,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केंद्र ने 21-22 के लिए जल जीवन मिशन के तहत उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। 21-22 सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए जल जीवन मिशन शहरी भी शुरू कर रही है। 21-22 में जो योजना की अवधि 5 वर्ष थी, लेकिन हाल ही में भारत सरकार ने हर घर नल से जल को कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए चल रहे राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को सन 2024 तक बढ़ा दिया है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम को 24 तक बढ़ा दिया है। उत्तर प्रदेश और राज्य में कितने प्रतिशत भूमि खेती के लिए उपलब्ध नहीं? 14.92%। उत्तर प्रदेश राज्य में खेती के लिए उपलब्ध नहीं होने वाली भूमि का प्रतिशत 14.92% है। कृषि राज्य के आर्थिक विकास की प्रेरकता शक्ति है। उत्तर प्रदेश में उपलब्ध भूमि का लगभग 70% कृषि के लिए आवंटित किया गया था। राज्य में उत्पादित कृषि खाद्यान्नों में चावल, गेहूं, मक्का, बाजरा, चना, मटर और दाल शामिल है। सन 2017-18 में राज्य में दलहन उत्पादन 1995,000 टन था। उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से वस्तुओं के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर गेहूं, जौ, गन्ना, आलू और दाल। दूध उत्पादन के संदर्भ भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश का स्थान पहला है। दूध उत्पादन के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के प्रथम स्थान है। 1918 में राज्य का कुल दूध उत्पादन 30,518,000 टन था। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध की उपलब्धता 371 ग्राम थी। दुनिया में दूध उत्पादन के मामले में भारत पहले स्थान पर है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य है, जो कुल दूध उत्पादन में लगभग 18% का योगदान देता है। इसके बाद राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब 11%, 10%, 8%, 7% है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के तहत कितने रुपए तक का वित्तीय सहायता प्रदान करना है? 5 लाख। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री कृषि कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। दुर्घटना के कारण मरने वाले किसानों के परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती। सरकार द्वारा बजट सन 2021-22 में इस योजना के दायरे को बढ़ा दिया गया। अब न केवल खाताधारक की मृत्यु पर बल्कि परिवार के अन्य कामकाजी सदस्यों की मृत्यु पर भी सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना भूमिहीन खेत मजदूरों या उन लोगों को भी सम्मिलित करेगा जो जमीन के मालिक नहीं है लेकिन अनुबंध खेती के तहत खेती में शामिल हैं। अक्टूबर सन 2021 में लखनऊ के खादी भवन में दिवाली से पहले मिट्टी के उत्पादों को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। प्रदर्शनी का नाम था हस्त से माटी कला। अक्टूबर सन 2021 में लखनऊ के खादी भवन में दीपावली से पहले मिट्टी के उत्पादनों की एक प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी का नाम माटी कला था। प्रदर्शनी का आयोजन नव स्थापित बोर्ड माटी कला बोर्ड द्वारा किया गया था। माटी कला बोर्ड की स्थापना जुलाई सन 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। माटी कला बोर्ड की स्थापना जुलाई सन 2018 में प्रदेश सरकार द्वारा की गई थी। यह मिट्टी के उत्पादों को प्रोत्साहित करने और प्लास्टिक उत्पादों के उपयोग को कम करने के लिए किया गया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद प्रदर्शनी का दौरा किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने मिट्टी कला के क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए माटी कला बोर्ड को 10 करोड़ रुपए आवंटित किए।
चीनी के रस को इथेनॉल में परिवर्तित करने की सुविधा के साथ कौन सी चीनी मिल विकसित की गई है? पिपराइच चीनी मिल। पिपराइच चीनी मिल को चीनी रस को इथेनॉल में परिवर्तित करने की सुविधा के साथ विकसित किया जा रहा है। यह मिल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के पिपराइच ब्लॉक में स्थित है। मिल के दिसंबर सन 2021 से चालू होने की उम्मीद है। यह उत्तर भारत की पहली मिल होगी जिसमें चीनी के रस को सीधे इथेनॉल में परिवर्तित करने की सुविधा होगी। इथेनॉल एक पेय पदार्थ है, इसका उपयोग जैव ईंधन के रूप में किया जाएगा। इलाहाबाद सफ़ेदा निम्नलिखित में से किस फल की एक प्रसिद्ध है? अमरूद। इलाहाबाद सफ़ेदा सभी उपलब्धता अमरूद की किस्मों की सबसे प्रसिद्ध और मांग वाली किस्म है। इलाहाबाद सफ़ेदा। इसका उपयोग तालिका और संस्करण उद्देश्यों को दोनों के लिए होता है। किस्म के लिए पेड़ लंबा बढ़ता है, इसमें ऊपर की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। साथ ही यह विविधता वाला पेड़ सघन पूर्ण समूह में ढके अपने ऊंचे टनों पर बहुत सारे फल देता है। फल का आकार में बड़े, गोल, चिकनी त्वचा, सफ़ेद गुदा, मुलायम और दृढ़, हल्का पीला होता है और पकने पर यह मीठा स्वाद विकसित करता है। स्वाद और पसंदीदा होता है, इसमें कुछ बीज होते हैं। यह भारत में सबसे लोकप्रिय किस्म है। कई भारतीय किस्मों के पूर्वज हैं। ऐसा पौधा जिनकी जीवन अवधि लगातार 2 मौसम या वर्ष होती है, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? वार्षिक फसलें, द्विवार्षिक फसलें। ऑटोगेनी, जीवन चक्र पर आधारित। वार्षिक फसलें, फसल के पौधे जो एक मौसम या वर्ष के भीतर जीवन चक्र पूरा करते हैं। वे बीज का उत्पादन करते हैं और एक मौसम के भीतर नष्ट हो जाते हैं। गेहूँ, चावल, मक्का, सरसों। द्विवार्षिक फसलें, ऐसे पौधे जिनकी जीवन अवधि लगातार 2 मौसम या वर्ष होती है। पहले वर्ष मौसम में इन पौधे में विशुद्ध रूप से वनस्पतिक वृद्धि होती है, जो आमतौर पत्तियों के गुच्छे तक सीमित होती है। मुख्य जड़ अक्सर मांसल होता है और खाद्य भंडार अंग के रूप में कार्य करती है। दूसरे वर्ष मौसम के दौरान वे शीर्ष से फूल संग्रह का उत्पादन करते हैं और बीज उत्पन्न करने के बाद पौधे नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण चुकंदर। बारहमासी फसलें 3 या अधिक वर्षों तक जीवित रहती हैं। ये बीजधारक या गैर बीजधारक होते हैं। उदाहरण नेपियर चारा घास, नारियल। कपास की फसल का अधिकतम उत्पादन किस भारतीय राज्य में होता है? गुजरात में कपास का अधिकतम उत्पादन होता है। भारत को कपास की मातृभूमि माना जाता है। भारतीय राज्यों में कपास उत्पादन का अवरोही क्रम: गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। कपास की फसल को एक आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। चीन दुनिया में कपास का उत्पादन करता है, अधिकतम करता है। कपास की 3 प्रकार हैं: लंबी प्रधान कपास, मिस्र, संयुक्त राज्य अमेरिका। मध्यम प्रधान कपास, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन। लघु प्रधान कपास, भारत, पाकिस्तान। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत। गुजरात में राष्ट्रपति उद्यान: गिर राष्ट्रीय उद्यान, कच्छ का छोटा रण, वर्धा वन्यजीव अभयारण्य। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात का आधिकारिक फूल गेंदा है। गुजरात में 1600 किलोमीटर का समुद्री तट है। अब भारत में कुल 7500 किलोमीटर समुद्री तट है। उत्तर प्रदेश में ई जिला परियोजना किस वर्ष लागू हुआ था? उत्तर प्रदेश में ई जिला परियोजना 2009 में लागू की गई थी। यह उच्च मात्रा वाले नागरिक केंद्र सेवाओं की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए मिशन मोड परियोजना है। डिलीवरी चैनल, इंटरनेट, कॉमन सर्विस सेंटर, मोबाइल ऐप, कुशल पारदर्शी तरीके का उपयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश 6 जिलों में ई जिला योजना को सफलतापूर्वक लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। सन 2010 में इसे पूरे राज्य में लागू किया गया। ई जिला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना के तहत एक राज्य मिशन मोड परियोजना है। परियोजना का लक्ष्य कुछ उच्च मात्रा वाली सेवाओं को लक्षित करना और वर्तमान में एनईजीपी के तहत किसी भी न्यूनतम समर्थन मूल्य द्वारा शामिल नहीं की गई है और बैंकड कंप्यूटरीकरण शुरू करने के लिए नागरिक सुविधा
केंद्रों के रूप में योजना के तहत प्रारंभिक भाग के माध्यम से नागरिक केंद्रीय सेवाओं के वितरण के समक्ष करने के लिए कल्पना की गई। जिला, तहसील, उपमंडल, ब्लॉक स्तरों पर बनाए गए सेवाओं के वितरण के लिए सामान्य सेवा CSC के माध्यम से ग्राम स्तरीय प्रारंभिक भाग स्थापित किए गए। मिर्ज़ापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार आयोजित किया जाता है? कजरी महोत्सव। कजरी महोत्सव का आयोजन मिर्ज़ापुर के उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा किया जाता है। शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा नोएडा में किया जाता है। वाराणसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा गंगा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। झांसी में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ताज महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश के पर्यटन द्वारा आगरा में किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था। पंचायत शब्द का अर्थ है 5 जनों का समूह। 5 जनों का समूह हो गया। पंचायत प्रणाली ग्राम स्तर गाँवों के समूह, खंड पंचायत, जिला स्तर जिला पंचायत। गाँवों के समूह को खंड पंचायत बोलते हैं, जिला स्तर जिला पंचायत। 1992 73वां संशोधन एवं पंचायती राज प्रणाली जिला स्तरीय पंचायत, खंड स्तरीय और ग्राम स्तरीय। जिला परिषद। संविधान के अनुच्छेद 9 अनुच्छेद 273 273 के प्रधान शामिल हैं। ग्रामीण पंचायत अनुसूची में पंचायतों कार्यों के अंतर्गत 29 विषयों को शामिल किया गया है। जुलाई सन 2001 में किस राज्य ने राज्य की सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के सभी पंचायतों में एक पंचायत सचिवालय स्थापित करने का निर्णय लिया। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण लोकतंत्र को मजबूत करना और ग्रामीण युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। प्रदेश में पहली बार सभी ग्राम पंचायतों में पंचायत सचिवालय बनेगा। उत्तर प्रदेश में फिलहाल 58,179 ग्राम पंचायत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। जिलों की संख्या 75, लोकसभा की सीटें 80 और राज्यसभा की सीटें 81। किस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग गरीबी रेखा के नीचे के परिवार के लोगों को पेंशन प्रदान की जाएगी? IGNOAPS। 19 नवंबर सन 2007 को राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना नेशनल ओल्ड पेंशन स्कीम ओल्ड एज पेंशन स्कीम नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना IGNOPS कर दिया गया। औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन किया गया। आवेदक की इस अर्थ में एक निशान है कि उसके पास अपने स्वयं के आय के स्रोतों या परिवार के सदस्यों या वित्तीय सहायता के अन्य स्रोतों से निर्वहन के बहुत कम और कोई नियमित साधन नहीं है। IGNOAPS के तहत पेंशन अब 60 से अधिक आयु के किसी भी व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जो केवल गरीबों के बजाय गरीबी सीमा से नीचे के घर में रहता है। एक परिवार की पेंशन सिर्फ एक सदस्य तक सीमित नहीं है। वृद्धावस्था पेंशन BPL परिवार के इन सभी सदस्यों के लिए उपलब्ध है जो 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं। 90 से 59 वर्ष की आयु के बीच प्रमुख रोटी कमाने वाले की मृत्यु पर राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना NFPS कम आय वाले परिवारों को 20,000 रुपये की एक मुफ्त नगद सहायता प्रदान करती है। भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना IGNWPS का प्रबंध करता है। 45 से 64 वर्ष की आयु की विधवाएं पेंशन प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। फरवरी 59 सन 2009 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना IGNDPS उन लोगों की सहायता करने के लक्ष्य के साथ शुरू किया गया जो गंभीर या कई तरह की हानियों से पीड़ित हैं। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान NIAM जयपुर में है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यह एक राष्ट्रीय स्तर पर संस्थान है जो कृषि मंत्रालय के कर्मियों की जरूरतों को पूर्ण करने, विशेष प्रशिक्षण, अनुसंधान, परामर्श तथा
भारत के दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के कृषि विपणन में शिक्षा पेश करने के लिए 8 अगस्त 1988 को जयपुर, राजस्थान में कृषि मंत्रालय द्वारा स्थापित किया गया था। इस संस्था भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को समर्पित है, जहां से इनका पूरा नाम चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान पड़ा। केंद्रीय कृषि मंत्रालय NIAM के सामान्य निकाय के अध्यक्ष, कृषि और सहकारिता विभाग के सचिव, कार्यकारी समिति के अध्यक्ष होते हैं। अनुसंधान स्थान: केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय कुष्ठ प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थान चिनगेलपेट में। किंग इंस्टीट्यूट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन गुंडी, चेन्नई में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कोयम्बटूर में। केंद्रीय इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कराईकुड़ी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान चेन्नई में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, कर्नाटक में। केंद्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे, महाराष्ट्र में। भारतीय लाख अनुसंधान रांची, झारखंड में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कोलकाता में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण कोलकाता में। संयुक्त स्कूल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन कोलकाता में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान हैदराबाद में। राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान धनबाद में। केंद्रीय नमक और समुद्री रासायनिक अनुसंधान संस्थान भावनगर में। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, उत्तराखंड में। भारतीय कैंसर अनुसंधान संस्थान मुंबई में। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? बलवंत राय मेहता। 1997 बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश। त्रिस्तरीय पंचायत राज, ग्राम पंचायत, ग्राम समिति, जिला परिषद। ग्राम विकास के लिए भारतीय प्रशासन त्रिस्तरीय पंचायती राज कहा जाता है। पंचायती राज को भी जिलों, अंचलों और गाँवों में स्थानीय स्वशासन का विकास करना है। भारत का संविधान अनुच्छेद 40 में शामिल है। बलवंत राय मेहता समिति और सुख मेहता समिति, GV राव, LM सिंघवी समिति। 1952 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ग्रामीण विकास योजना निम्नलिखित में से कौन सी है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण लोगों के समग्र विकास के उद्देश्य से शुरू किया गया था। एक बहु परियोजना कार्यक्रम था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान लागू किया गया। सामुदायिक विकास कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू की गई सबसे बड़ी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के उद्देश्य: कृषि उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण बेरोजगारी कम करना, गाँवों के परिवहन और संचार के साधनों का विकास करना, प्राथमिक शिक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के क्षेत्रों में सुधार। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य कृषि और संबंधित मामलों, सिंचाई, संचार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूरक रोजगार, आवास, प्रशिक्षण आदि का सुधार। ग्राम स्तर पर कार्यक्रम को निष्पादन मूल्यांकन की योजनाओं के लिए जिला स्तर पर प्रत्येक गतिविधि के लिए आधारित है। बजट में निम्नलिखित में से किस स्थान पर गोकुल ग्राम स्थापित करने का प्रस्ताव है? वाराणसी। वाराणसी में गोकुल ग्राम की स्थापना प्रस्तावित है। यह पशुओं की देसी नस्लों को संरक्षण और प्रजनन के लिए एक जगह होगी। यह राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत किया जाएगा। मिशन के तहत सरकार ने 21 गोकुल ग्राम की स्थापना के लिए धनराशि स्वीकृत की है। यह एक तरह का एकीकृत मवेशी विकास केंद्र होगा। वाराणसी, मथुरा और शाहजहांपुर ऐसे स्थान हैं जहां गोकुल ग्राम की स्थापना की गई है। वाराणसी, मथुरा, शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान के तहत सन 2021-22 के दौरान कितने सोलर पंपों को खेतों में लगाने का लक्ष्य रखा गया है? 15,000।
सरकार ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान अभियान के तहत 21-22 में खेतों में 15,000 सोलर पंपों की सम्मिलित करने को लक्ष्य रखा है। ये सोलर पंप आवश्यकता के अनुसार अलग अलग क्षमता के होंगे। यह कृषि में पानी की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया गया है। यह सन 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक कदम है। सोलर पंप पानी पर किसानों द्वारा वहन की जाने वाली लागत को कम कर देगा और इस प्रकार उत्पादन की लागत कम हो जाएगी और किसानों की आय बढ़ जाएगी। जानवरों में पदाशय रोग, फुट एंड माउथ रोग को 21 वर्ष तक समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लक्ष्य रखा है। सन 2030 तक सरकार ने सन 2025 से 30 तक जानवरों के बीच पादस्य रोग, फुट एंड माउथ रोग को मिटाना है। एफएमडी और ब्रुसेलोसिस के लिए राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम का समग्र उद्देश्य सन 2025 तक टीकाकरण और 30 तक इसके अंतिम उन्मूलन के लिए एफएमडी को नियंत्रण करना है। सरकार राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम योजना के तहत एक कार्य योजना के साथ पशुओं को फुट एंड माउथ रोग को नियंत्रित करने के लिए काम कर रही है। पादस्य फुट एंड माउथ रोग मवेशी के लिए गंभीर अत्यंत संक्रामक बीमारी है। एक विषाणु जनित रोग है जो पिकोर्न वायरस के कारण होती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाँवों में ई गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए कौन सी योजना चला रही है? राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना। उत्तर प्रदेश गाँव में ई गवर्नेंस के सुधार के लिए राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना चला रही है। वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवंटन 4 करोड़ रुपए है। ई गवर्नेंस का मतलब इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। सरकार से नगरों के बीच स्थापित सेवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग, सरकारी सेवाएं देना, सरकार का जानकारी का आदान प्रदान, संचार, लेन देन, विभिन्न स्वचालित प्रणालियों का एकीकरण। शहरी स्थानीय प्रशासन का सर्वोच्च निकाय कौन सा है? नगर निगम। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, फिर स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, फिर डिवीजन, फिर डिस्ट्रिक्ट, जिला परिषद, डिवीजन एस। अब देखो जिला परिषद में ब्लॉक हो जाएगा, फिर विलेज हो जाएगा, ग्राम पंचायत हो गया, तहसील हो गया और जिला परिषद हो गया। इसके नीचे डिस्ट्रिक्ट के में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, महानगर पालिका आ जाएगा, म्यूनसिपल नगर पालिका, सिटी काउंसिल, नगर पंचायत। इन तीनों में क्या होंगे? अवार्ड होंगे, वार्ड। तो इस प्रकार शहरी स्थानीय प्रशासन का सर्वोत्तम निकाय नगर निगम है। सर्वोत्तम का नगर निगम। किस गठन द्वारा हनी मिशन योजना के तहत किसानों को, बेरोजगार युवाओं, आदिवासियों आदि को मधुमक्खी के बक्से वितरित किए गए? KVIC। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने हाल ही में 700 मधुमक्खी के बक्से वितरित किए हैं जो प्रवासी श्रमिकों के लिए स्वरोजगार प्रदान करते हैं। ये मधुमक्खी के बक्से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों को KVIC प्रशिक्षण केंद्र में वितरित किए गए। शहद मिशन सन 2017 में KVIC द्वारा शुरू किया गया। शहद मिशन को स्वीट मिशन के अनुरूप शुरू किया गया। SBI भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। SBI का मुख्यालय मुंबई में है। सिडबी लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना 2 अप्रैल 1990 को हुई थी। सेडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। नाबार्ड राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई सन 1982 को हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय भी मुंबई में है और सेडबी का लखनऊ में है। निम्न में किस विभाग ने गोवर्धन योजना शुरू की जिसका उद्देश्य मवेशियों और जैव निम्नीकरण कचरे का प्रबंधन करना और किसानों की आय में मदद करना है? जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय 3 फरवरी सन 2021 को गोवर्धन योजना के एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। योजना गाँवों को उसके मवेशियों और जैव निम्नीकरण कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए
समर्थन पर केंद्रित है। भारत सरकार ने बायोडिग्रेडेबल कचरे को संपीड़ित प्राकृतिक गैस में परिवर्तित करके किसानों की आय बढ़ाने के लिए योजनाएं। सन 2018 में जल शक्ति मंत्रालय के तहत पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा स्वच्छ भारत निर्माण ग्रामीण चरण 2 के तहत एक प्राथमिक कार्यालय के रूप में लॉन्च किया गया। वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। पेयजल और स्वच्छ विभाग हर जिलों को तकनीकी सहायता और प्रति जिला 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि मवेशी और जैव न्यूनीकरण कचरे के सुरक्षित प्रबंधन को प्राप्त किया जा सके। गाँवों को अपने धन को बदलने में मदद मिल सके, पर्यावरण में सुधार हो सके और स्वच्छ और वेक्टर जनित रोगों पर अंकुश लगे। हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय ने एक योजना के तहत कृषि मंत्री प्रगति को ट्रैक करने एक एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया। जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत। नए पोर्टल का उद्देश्य योजना संबंधी जानकारी को अन्य मंत्रालयों जैसे पेट्रोलियम, कृषि, पशुपालन, एमएसएमई द्वारा सहायता प्रदान करना। भारत में गेहूं का जीन बैंक है करनाल में। चावल के बाद गेहूं भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। भारत में गेहूं का जीन बैंक करनाल में स्थित है। देश के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए गेहूं और जौ की किस्मों और उसके उत्पादन संरक्षण प्रौद्योगिकी में सुधार है। जीन बैंक एक प्रकार जैव संग्राहक है जो आनुवंशिक सामग्री को संरक्षित करता है। एक जीन बैंक में आनुवंशिक सामग्री को विभिन्न प्रकार से संरक्षित किया जाता है, जैसे कि तरल नाइट्रोजन में 196 माइनस पर ठंड, कृत्रिम परिस्थितियों प्रणालियों में रखा जाना और नियंत्रित पोषक माध्यमों में डालना। एक जीन बैंक में व्यक्तिगत नमूने के लिए दिया जाने वाला सामान्य शब्द है, जैसे कि एक विशेष प्रजाति या विविधता। जीन बैंक ने जलवायु परिवर्तनशील कृषि पर कृषि मंत्रालय की नई पहल के तहत गर्मी, सूखा और लहरी तनाव को सहन करने के लिए जलवायु लचीला गेहूं और चावल आनुवंशिक संसाधनों के अधिग्रहण, मूल्यांकन और पहचान पर अनुसंधान कार्यक्रम 3 साल पहले शुरू किया गया था। जीन बैंक में 15 श्रेणियों को प्राथमिकता दी गई, जिसमें चावल, गेहूं, मक्का, मोती बाजरा, उंगली बाजरा, छोले, सरसों और भिंडी, बैगन और आम शामिल है। नियमों के अनुसार जीन बैंक का आयोजित जर्मप्लाज्म केवल राज्य के स्वामित्व वाले अनुसंधान संस्थानों के साथ साझा किया जाता है। एनबीपीजीआर में जर्म प्लाज्मा के कुल संग्रह से है 90,000 चावल की किस्में होती है, दूसरे में गेहूं के 20,000 और सब्जियों की 24,000 और कुल तिलहन के 55,000 और दालें 50,000 शामिल हैं। इन फसलों के खतरों को जीन बैंक में बीज के रूप में रखा जाता है। कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश का गेहूं उत्पादन सन 2001-2 में 72.7 मिलियन टन से बढ़कर 13-14 में 95.9 मिलियन टन हो गया। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में किसके तहत एक उप योजना के रूप में शुरू किया गया है? कृषि विकास योजना। केसर का कटोरा कश्मीर तक ही सीमित है, जिसका जल्दी भारत के उत्तर पूर्वी में विस्तार हो सकता है। कश्मीर से सिक्किम के ले जाने वाली बीजों के पौधे वहां पाए गए पूर्व उत्तर राज्य के दक्षिणी भाग में यांग में फूल आ रहे हैं। केसर उत्पादन लंबे समय तक जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेशों में एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र तक ही सीमित रहा है। भारत में पंपूर क्षेत्र को आमतौर पर कश्मीर के केसर के कटोरे के रूप में जाना जाता है। केसर उत्पादन का मुख्य योगदान इसके बाद बड़गाम, श्रीनगर और किश्तवाड़ जिले हैं। राष्ट्रीय केसर मिशन ने अपनी खेती को बेहतर बनाने के लिए कई उपायों पर ध्यान केंद्रित किया है। यह उपाय अभी भी कश्मीर के निर्दिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित है। उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग एवं प्रसार केंद्र NECTAR भारत सरकार के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त निकाय है, जिसने भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में बढ़ते केसर की व्यवहार्यता और साथ ही गुणवत्ता और
उच्च मात्रा का पता लगाने के लिए एक पायलट परियोजना का समर्थन किया। सिक्किम केंद्र विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान और बागवानी विभाग ने सिक्किम के यंगयांग की मिट्टी और वास्तविक पीएच की स्थिति का पता लगाया। इसे कश्मीर के केसर वृद्धि स्थानों के समतुल्य पाया। remunerative approach for agriculture and allied sector रिजुनिवेशन जो पहले राष्ट्रीय कृषि विकास योजना थी, अतिरिक्त केंद्रीय सहायता की एक राज्य योजना है। यह भारत सरकार द्वारा 11वीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में अगस्त सन 2007 में शुरू किया गया था। सरकार द्वारा किस उद्देश्य के लिए ई रकम नामक एक नया मंच शुरू किया गया था? कृषि उपज बेचना। सरकार ने कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से ई रकम पोर्टल की शुरुआत की। यह पोर्टल सार्वजनिक क्षेत्र की नीलामी करता है। एमएसटीसी और सीआरडब्ल्यूसी केंद्रीय भंडारण निगम की इकाई की संयुक्त पहल है। ई रकम भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक उपक्रम है जिसमें स्थानीय किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार के साथ जोड़ा जाएगा। इस पहल के तहत पूरे देश में ई रकम विभिन्न चरणों में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि किसान ऑनलाइन फसल बेच सकें। ऑनलाइन फसल बेचने पर ई पेमेंट के जरिए किसानों को उनके खाते में पैसा जाएगा। यह पैसा सीधे उनके खाते में जाएगा। 2021 वर्ष पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। सन 2019 पीएम किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भारत सरकार के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो किसानों के परिवारों की आय सहायता करता है। इस योजना के तहत केंद्र सभी भूमि धारकों किसानों के बैंक खातों में सीधे 3,000 की 3 समान किस्तों में 6,000 रुपये प्रति वर्ष हस्तांतरित करता है, चाहे उनकी जोत का आकार कुछ भी हो, जिसे फरवरी सन 2019 में शुरू किया गया था। पीएम किसान योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? इस योजना का उद्देश्य उचित फसल स्वास्थ्य और उचित पैदावार सुनिश्चित करके प्रत्येक फसल के चक्र के अंत में प्रत्याशित कृषि आय के अनुरूप विभिन्न आदानों की खरीद करके छोटे और सीमांत किसानों एसएमएफएस की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कृषि एवं विकास कल्याण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जा रहा है। श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? वी कुरियन को। श्वेत क्रांति के जन्म वी कुरियन वर्गीज कुरियन है, जिन्हें मिल्कमैन ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ऐसा एक राष्ट्रव्यापी दूध ग्रिड बनाने के लिए किया गया। इसके अतिरिक्त भारत दूध और दुग्ध उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक बना है। यह दुग्ध व्यापारियों की दुर्भावना को भी कम करता है। यह दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करता है। इसे कुरियन क्रांति भी कहा जाता है। श्वेत क्रांति का दूसरा ऑपरेशन फ्लड है। ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्राप्त करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। सहज ऑनलाइन एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई योजना सहज है। लोग इस एलपीजी कनेक्शन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए एलपीजी वितरकों से मिले बिना सन 2015 में लॉन्च किया गया था। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। प्रारंभ में यह योजना देश भर के बाहर शहरों में जब शुरू की गई है। डीजीआई डीएचए धन डैशबोर्ड डिजिटल भुगतान की वृद्धि की निगरानी करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया भीम का मतलब भारत इंटरफेस फॉर मनी है। भीम एक भारतीय मोबाइल भुगतान है अनुप्रयोग जिसका नाम बी आर अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है।
भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित है। 2016 में लॉन्च किया गया है। सरल स्टेट रूफटॉप सोशल अट्रैक्शन इंडेक्स के लिए है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। MNRE किस समिति ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की सिफारिश की थी? RB गुप्ता समिति ने। फसल जीवन के दौरान किसानों को पर्याप्त और समय पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की गई थी। यह पहली बार 1998 के बजट में प्रस्तावित किया गया था। नाबार्ड ने RB गुप्ता समिति पर आधारित प्रमुख बैंकों के परामर्श से एक आदर्श किसान क्रेडिट कार्ड योजना तैयार की थी। किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को उनके लैंड होल्डिंग और अन्य मानदंडों जैसे कि पिछले क्रेडिट आदि का समय पर भुगतान करने के आधार पर जारी किए गए थे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत आने वाले किसानों को क्रेडिट कार्ड और पासबुक और क्रेडिट कार्ड या पासबुक जारी की जाती, जिसमें नाम, पता, भूमि निर्धारण का वितरण, उधार की सीमा, वैधता अवधि, धारक का पासपोर्ट आकार का फोटो इत्यादि शामिल होती है, जो एक पहचान पत्र के रूप में कार्य कर सकते हैं। चल रहे आधार पर लेन देन की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों, RRB और सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित की जाती है। सिंचाई की आधुनिक विधि क्या है? चेन पंप, पुली, लीवर सिस्टम, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई कभी ट्रिकल सिंचाई कहा जाता है। इसमें एमीटर एंड ड्रिपर्स नामक आउटलेट के साथ लगे छोटे व्यास के प्लास्टिक पाइप की एक प्रकार की बहुत प्रणाली से बहुत कम दर पर मिट्टी में पानी टपकना शामिल है। पौधे के करीब पानी दिया जाता है ताकि मिट्टी का केवल एक हिस्सा जिसमें जड़ें उगती हैं गीला हो। सतह और स्प्रिंकलर सिंचाई विपरीत है, जिसमें पूरी मिट्टी सतह को गीला करना शामिल है। ड्रिप सिंचाई पानी के साथ अन्य विधियों की तुलना में अधिक बार, आमतौर पर हर 1 से 3 दिनों में अनुप्रयोग होते हैं और इस प्रकार मिट्टी के बहुत अनुकूल उच्च नमी का स्तर प्रदान किया, जिसमें पौधे पनप सकते हैं। एक विशिष्ट ड्रिप सिंचाई प्रणाली निम्नलिखित घटक होते हैं: पंप इकाई, कंट्रोल हेड, मुख्य लाइनर, लेटरल ड्रिपर या उत्सर्जक, चैन पंप, पुली प्रणाली, लीवर प्रणाली। एक चैन पंप जिसमें एक अंतहीन चैन होती है जो ड्रम या व्हील के ऊपर से होकर चलती है, पानी के नीचे की ओर से उठाया जाता है। चैन में अंतराल डिस्क या लिफ्ट होते हैं जो ट्यूब को फिट करते हैं, जिनके माध्यम अगला भाग गुजरता है और पानी के निर्वहन के बिंदु तक ले आता है। पुली प्रणाली सिंचाई की मूठ या चरखी प्रणाली वह है जिसमें कुओं से या अन्य जल स्रोतों से पौधे और अन्य फसलों के लिए पानी खींचना शामिल है। यह अक्सर उपयोग में नहीं होता क्योंकि यह समय लेने वाला होता है, हमेशा सिंचाई के अन्य तरीकों की तरह कुशल नहीं है। दूसरी ओर मूठ ली सिंचाई प्रणाली को स्थापित करने के लिए बहुत पैसे खर्च नहीं करने पड़ते क्योंकि उसमें विशाल तकनीकी या मशीनरी की आवश्यकता नहीं होती। लीवर प्रणाली हरहट सिंचाई की प्रणाली जहाँ ग्रामीणों द्वारा उसका उपयोग किया जाता है, जिससे पानी बर्बाद नहीं होता। यह एक चैन पंप की तरह एक प्रणाली है, लेकिन पंप के बजाय बैल का उपयोग किया जाता है। इसे फारसी पहिया के नाम से भी जाना जाता है। यह एक उर्दू शब्द है। इस पद्धति को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फारसी पहिया के रूप में जाना जाता है। इसमें एक बेल्ट से जुड़े 2 बड़े पहिए का उपयोग होता है जिस पर कई पानी के बर्तन भूमिगत से पानी इकट्ठा करते हैं। पहिया पारंपरिक रूप से बैलों जैसे बड़े जानवरों द्वारा घुमाया जाता है।
लीवर सिंचाई विधि और राहट सिंचाई प्रणाली 3.5 से 4.5 मीटर तक की ऊंचाई वाले उथले कुओं से पानी उठाने की एक बहुत ही किफ़ायती और कुशल विधि है। लिफ्ट में एक मजबूत कुंडा होता है जो एक आलम पर रखा जाता है और बांस या रस्सी के माध्यम से कुंडे से जुड़ी एक बाल्टी होती है और कुंडे के दूसरे तरफ एक भारी वजन होता है। संसद के अधिनियम के तहत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आई। रोजगार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम सन 2005 के तहत संसद महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना अस्तित्व में आती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय योजना गारंटी सन 2005 यह आधुनिक सितंबर सन 2005 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की सरकार के अधीन पारित किया गया था। इस योजना को रोजगार आश्वासन योजना कहा जाता है जो बाद में मनरेगा में विकसित हुई। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का उद्देश्य ग्रामीण अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम से आर्थिक सुरक्षा बढ़ती है। खसरा के रखरखाव के लिए निम्न में कौन जिम्मेदार है? खसरा लेखपाल द्वारा बनाए गए भूमि अभिलेख का एक रजिस्टर है जिसमें उगाई गई फसलों का विवरण और गांव में लेखपाल द्वारा किए गए फसल निरीक्षण शामिल है। खसरा संख्या एक विशिष्ट भूखंड संख्या सर्वेक्षण संख्या है जो भूमि को किसी भी विशिष्ट टुकड़े को दी जाती है। खतौनी एक गांव के खसरों पर आधारित एक सार है जो उस गांव के किसी भी व्यक्ति या परिवार की सभी संपत्तियों को सूचीबद्ध करता है। पटवारी ग्राम स्तर पर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। 1906 तक उसे गांव द्वारा भुगतान किया जाता था लेकिन अब वह एक वेतनभोगी सरकारी कर्मचारी जिसके प्रभाव में आमतौर पर एक या दो गांव होते हैं। लेखपाल के कर्तव्यों में सर्वेक्षण आयोजित करना, खेतों की निरीक्षण, फसल डेटा अभिलेख, खेतों अन्य ग्राम भूमि के आधिकारिक मानचित्रों का पुनरीक्षण शामिल है। निम्न में कौन सा योजना कुपोषण से संबंधित है? राष्ट्रीय पोषण मिशन। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसानों के कल्याण के लिए मध्य प्रदेश में अन्नपूर्णा और सूरज धारा योजना शुरू की गई। यह योजना सन 2001 में शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा और सूरज धारा योजना मध्य प्रदेश में यह योजना 2001 में शुरू की गई थी। अन्नपूर्णा योजना यह योजना अनुसूचित जनजाति के किसानों को सरकार द्वारा खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। सन 2016-17 तक अब तक 147 अनुसूचित जाति किसानों और 46 अनुसूचित जनजाति किसानों को इस योजना में लाभान्वित किया गया है। सूरज धारा योजना इस योजना में कुल 2,64,111 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति किसान सन 2007 तक इस योजना में लाभान्वित होंगे। 1245.3 अनुसूचित जाति किसान और 1,39,608 अनुसूचित जनजाति किसान लाभान्वित हैं। सुलभ योजना 1975-76 में शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य सहकारी बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। जीवन धारा योजना 1988 से 1989 में शुरू की गई थी। इस योजना को जवाहर रोजगार योजना के तहत उप योजना के रूप में शुरू की गई थी। बाद में 1996-97 में इसे व्यक्तिगत रूप से लॉन्च किया गया था। इस योजना में 10 लाख कुओं की योजना का जब्ती और 10शाला प्रणाली की शुरुआत निम्न में किसके कार्यकाल में हुआ था? राजा टोडरमल। जब्ती या 10शाला प्रणाली की शुरुआत
तसला प्रणाली और जब्ती प्रणाली राजा टोडरमल द्वारा शुरू की गई थी, जो उस समय अकबर के वित्त मंत्री थे। प्रणाली में 10 साल की औसत उपज प्राप्त की गई थी। इस औसत उपज का 1/3 प्रति बीघा में तय किया गया था और राज्य के हिस्से के रूप में तय किया गया था। बाकी 2/3 हिस्सा खेती करने वालों के पास चला था। इस तरह राज्य की मांग मोडों में दी जाती है, लेकिन राज्य के नकदी के लिए मांग के रूपांतरण के लिए विभिन्न फसलों के लिए नकद राजस्व दरों का एक अलग दर निर्धारित किया गया, जिन्हें दस्तूर-ए-अमल कहा गया। प्रत्येक राजस्व विभाग में विभिन्न फसलों के लिए दस्तूर-ए-अमल का एक अलग दर था। इस पर किसान का स्थानीय उपज के साथ साथ स्थानीय कीमतों के आधार पर भुगतान करना पड़ता है। राजस्व परिषद की स्थापना 1931 में। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में। राजस्व बोर्ड की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी। राजस्व बोर्ड का मुख्य कार्य इस प्रकार है: किराया संग्रह, राजस्व संग्रह, कर्मचारियों का नियंत्रण, राज्य कानूनों का प्रशासन, स्टैम्प, उत्पादन शुल्क, अफीम और आयकर से संबंधित कर कानूनों का प्रशासन, वार्ड की कोर्ट के संबंध में कार्य, कानूनों के संबंध में अन्यायिक कार्य, बंदोबस्त संरचना। 1932 में नायब तहसीलदार तहसीलदारों के संवेगों से संबंधित स्थापना कार्य बोर्ड को सौंपा गया था। 1932 से 34 के दौरान आयुक्तों और कलेक्टरों के संभागीय जिला प्रतिष्ठानों से संबंधित बोर्ड को हस्तांतरित कर दिया गया। 1932 में बोर्ड को यूपी के लिए भूमि अभिलेख निर्देश के रूप में अधिसूचित किया गया था। 1934 में बोर्ड से वार्ड की कोर्ट का काम लिया गया। उत्तर प्रदेश में किस जिले में वनों की अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है? सोनभद्र। भदोही में वन आच्छादित क्षेत्र सबसे कम है। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव वर्ष 1952 में शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश के विविध वन संसाधनों से संपन्न है। राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 6.15 भागों में वन है। वन रिपोर्ट सन 2021 के भारत राज्य के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल दर्ज वन क्षेत्र 14,817.89 वर्ग किलोमीटर। यह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.88% है। क्षेत्रफल सोनभद्र वन आच्छादन का सबसे बड़ा क्षेत्र, भदोही वन आच्छादित क्षेत्र का सबसे कम है। वन महोत्सव 1952 से मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज विभाग कब बना था? 1948। उत्तर प्रदेश पंचायती राज विभाग को ग्राम पंचायतों के कामकाज, मार्गदर्शन, विनियमन, निगरानी की जिम्मेदारी के साथ बनाया गया है। वर्तमान में 75 जिला पंचायतें, 836 क्षेत्र पंचायतें, 58,059 ग्राम पंचायतें। उत्तर प्रदेश पंचायतों की सुविधा के लिए इस कार्यालय का निर्माण किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत और जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अधिनियम के साथ क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों को जोड़ा गया। 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश की कितनी पंचायतों ने काम करना शुरू किया था? 35,000। 15 अगस्त 1900 में उत्तर प्रदेश तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने क्रियान्वयन शुरू कर दिया है, जिसके साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित हैं। संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम 1947 पर गवर्नर जनरल द्वारा 7 दिसंबर 1947 को
हस्ताक्षर किए गए और 15 अगस्त 1949 से राज्य में पंचायतों की शुरुआत की गई। संविधान में राजनीतिक निषेध सिद्धांतों का अनुच्छेद 40 में कहा गया है कि राज्य पंचायतों की स्थापना के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए और उन्हें ग्रामीण स्तर पर सभी प्रकार के कार्य और अधिकार देने का प्रयास करना चाहिए। उत्तर प्रदेश पंचायत कानून विधेयक 1994 राज्य सरकार द्वारा 73वें संवैधानिक संशोधन का अनुक्रम में पारित किया गया था। 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश कानून हो गया। 1973 संविधान का अनुक्रम पारित किया गया। 22 अप्रैल 1994 को राज्य में लागू हुआ था धारा, जिसमें संयुक्त राज्य पंचायत राज आयोग 1947 था। उत्तर प्रदेश क्षेत्र सीमित और उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति जिला परिषद ने 1961 राज्य पंचायत है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 21 जिले में 100% ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का निर्णय ले लिया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश सरकार ने गोरखपुर जिले में 100 ग्राम पंचायतों को मॉडल गांवों के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। गाँव को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा और ये अन्य ग्राम पंचायतों के उदाहरण के रूप में कार्य करेंगे। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया कि मॉडल गांव बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में प्रदर्शन अनुदान और कॉर्पोरेशन सामुदायिक दायित्व निधि का उपयोग किया जाए। गांव में जल संरक्षण के लिए एक तालाब, जल निकासी, सड़कें, ओपन जिम, वाचनालय, खेल का मैदान और वर्षा जल संचय होगा। योगी आदित्यनाथ मोदी एंगेजमेंट पत्र 75 जिला, 80 लोकसभा सीट, 31 राज्यसभा सीट। किस राज्य में ई पंचायत पुरस्कार सन 2021 जीता है? उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रेणी में पहले स्थान पर ई पंचायत पुरस्कार सन 2021 जीता है। इसका असम छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, जबकि उड़ीसा और तमिलनाडु तीसरे स्थान पर। ग्रामीण क्षेत्रों को बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरंतर प्रयास के एक इच्छा पत्र के रूप में उत्तर प्रदेश देश के अन्य सभी राज्यों के बीच बढ़ते हुए ई पंचायत पुरस्कार सन 2021 जीता है। केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा किए गए कार्यों पर नजर रखने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कार की स्थापना की।